फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। प्रज्ञा जी को एनएम्स का डायरेक्टर बने हुए मोर देन 3 इयर्स हो गई है मेरे ख्याल से। आज तक उन्होंने क्या किया? अभी नियर अबाउट 15 to 20 व्हीलचेयर आ गई है ब्रांडेड न्यू, नियर अबाउट 5 to 8 स्ट्रेचर आ गई है ब्रांडेड न्यू। ये एकाएक न्यूज में आने के बाद इनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कैसा होते हैं? आप वो रूम के अंदर घुसोगे तो ऐसा लगेगा जैसा चूहा मरने का स्मेल आती है ना, उस तरह स्मेल मिलेगा। तो उस रूम में ना तो फैन है ना ही एसी है। आप ऐसी हालत में हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। प्रज्ञा मैडम जी जो कि डायरेक्टर है, उनका चैम्बर से ये रूम एक मोटा मोटी 10 से 15 कदम का रास्ता है। ये जब यही चीज को नहीं देख रही है तो आप तो मेडिकल के हाथ छोड़ दीजिए। एक डॉक्टर बोल रहा है एवरीथिंग इज ओके, एक बोल रहा है कि इट्स नॉट वेल। तो एक्चुअली अटेंडर करे तो क्या करे? नमस्कार, मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य सेवा को लेकर हमारे द्वीपों में कई सारी परेशानियां हैं और कई महीनों सालों से इसके ऊपर में जो है चर्चाएं हो रही है, मगर इस पर कोई सुधार हमें दिख नहीं रहा है। अगर सुधार होता तो ऐसे कई सारे मामले जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सामने नहीं आते। अभी हाल ही में हमने देखा किस तरीके से विमला जी की मृत्यु हुई, जो लोगों का कहना है कि वो एक लापरवाही का नतीजा है। ये शांति नहीं हुआ था कि वहीं मदी जी की एक घटना भी सामने आई, उनका भी देहांत हो गया है। और अब जो है राकेश्वर लाल जी जो हिंदू राष्ट्र शक्ति के अध्यक्ष है, उन्होंने इस पर बहुत ही घोर चिंता जताई है। हमारे एक एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि उन्होंने अपने युवा मंच के जो अध्यक्ष है अंशुमन रॉय जी, उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जहां पे उन्होंने चेतावनी दी थी, खुले तौर पे चेतावनी दी थी कि अब अगर स्वास्थ्य विभाग नहीं सुधरेगी तो वे सख्त से सख्त कदम इसके खिलाफ में उठाएंगे। हो सकता है वो काफी आक्रोश भरा भी हो। जनता के सहयोग से उन्होंने ये ठाना है कि वे बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे, मगर अंडमान निकोबार में जो स्वास्थ्य सेवाएं जिस प्रकार से चल रही है उसमें बदलाव जरूर लाने का प्रयास करेंगे। अभी एक और मुद्दे को लेकर राकेश्वर लाल जी आज हमारे साथ बैठे हैं। हम उन्हीं की जुबानी जानेंगे कि वे हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद यमीन जी, और सभी दर्शकगण को भी जय हिंद। लास्ट एपिसोड में हमने जैसा हेल्थ सेक्टर के बारे में हर एक सिस्टम को लेके बात की थी, उसी प्रकार इस बार मैं जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं उनके विषय में लेके मैं बात कर रहा हूँ। यू मीन अनएम स्टूडेंट्स? अनएम स्टूडेंट। ये बात मैं शुरू करने से पहले मैं एक दो बात अपना रखूंगा। कल जैसा हमने देखा विमला जी की अंतिम यात्रा थी और इस पे हमारे ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, एमपी साहब ने श्रद्धांजलि देने आए वहां पे। और तत्पश्चात ये बड़ा अजीब सा दिखा वहां पे देखने को मिला। जिस वजह से वो लेडी की डेथ हुई थी, जिस जगह उस लेडी की डेथ हुई थी, वहां के डायरेक्टर, आप एनएम्स डायरेक्टर बोलिए या आप डीएचएस के डायरेक्टर को बोलिए या सेक्रेटरी हेल्थ को ले लीजिए, पता नहीं सेक्रेटरी हेल्थ पोर्ट ब्लेयर में है या नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं है। यदि है तो इनको भी जरा सोचना चाहिए था। इतना बड़ा घटना घटी और इतने बड़े बड़े लोग आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से,
इनका भी फर्ज बनता था वहां आने का, पर वो आए नहीं। एनीवे, मैं जो पॉइंट्स में बात करना चाहता हूं वो ये है, जैसा लास्ट एपिसोड में मैंने इशू को उठाया था, उसमें से एक इशू कल देखने को मिली। आप ओपीडी एंट्रेंस में आप देखिए, अभी नियर अबाउट 15 to 20 व्हीलचेयर आ गई है ब्रांडेड न्यू, नियर अबाउट 5 to 8 स्ट्रेचर आ गई है ब्रांडेड न्यू। ये एकाएक न्यूज में आने के बाद इनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कैसा होते हैं, और एक दिन में सब कुछ आ गई, ऐसा कैसा? चलिए, जैसा भी हो। आपके कहने का मतलब है ये सारी चीजें जो है पहले से वहां पे उपलब्ध थी, मगर उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा था। मे बी न तो एक ही दिन में नए नए चीज आ जाना, ये एक सोचने वाली बात है, और पब्लिकली जब ये सामने आती है तब ये उस चीज को फुलफिल करते हैं, वैसे ये फुलफिल नहीं करते मेरे ख्याल से। अब मैं जो पॉइंट में आ रहा हूं वो ये है, स्टूडेंट को लेकर बड़ा अजीब सा लगा। हमारे आइलैंड्स के काफी बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और उनके पेरेंट्स भी जाते हैं उनको छोड़ने लेने के लिए, पर कभी पेरेंट्स ने ये पता नहीं की कि जो बच्चे उनका पढ़ रहे हैं उनको सही माहौल में पढ़ाया जा रहा है या कि नहीं। मैं वैसे ही आपको एक बात कहूंगा, आपका लाइब्रेरी है मेडिकल कॉलेज में, उसके जस्ट बगल से एक सीढ़ी नीचे उतरती है, आप वो सीढ़ी नीचे उतरिए, वहां में LT3 रूम है, रूम नंबर LT3, आप उसके अंदर प्रवेश करिए। दरवाजा टूटा हुआ है, कचरा फैली हुई है, आपका वॉशरूम का टॉयलेट का डोर टूटा हुआ है, टॉयलेट तो एकदम गंदा हालत में है। आप वो रूम के अंदर घुसोगे तो ऐसा लगेगा जैसा चूहा मरने का स्मेल आती है ना, उस तरह स्मेल मिलेगा। उस तरह उस माहौल में बच्चे 1 घंटा का क्लास वहां में चलती है बच्चों का, और उस रूम में ना तो फैन है ना ही एसी है। आप ऐसी हालत में हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। प्रज्ञा मैडम जी जो कि डायरेक्टर है, उनका चैम्बर से ये रूम एक मोटा मोटी 10 से 15 कदम का रास्ता है। ये जब यही चीज को नहीं देख रही है तो आप तो मेडिकल के हाथ छोड़ दीजिए, कितने दूर है ये? हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? मैं तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन जिन बच्चों पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स से, मैं जैसा आपको लोकेशन बता रहा हूं, लाइब्रेरी के बगल से सीढ़ी नीचे उतरती है, LT3 नंबर रूम में जाती है, आप जाके देखिए। आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक सेमेस्टर के लिए 30 से 40 हजार रुपया देते हैं, टोटल 10 सेमेस्टर है। आप कभी जानने का कोशिश की है कि आपके बच्चे किस माहौल में पढ़ रहे हैं? मुझे ताज्जुब लगता है कि प्रोफेसर लोग भी कैसा पढ़ाते हैं, उन्होंने कभी कंप्लेंट की है या नहीं है ये भी मुझे नहीं मालूम, पर हाँ ये मेरी नॉलेज में जरूर आ गई है, और उसकी 1-2 फोटो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं हमारे एडमिनिस्ट्रेटर से, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारा हेल्थ सेक्रेटरी साहब, और हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब से, कि प्रज्ञा जी को एनएम्स का डायरेक्टर बने हुए मोर देन 3 इयर्स हो गई है मेरे ख्याल से। आज तक उन्होंने क्या किया? उनका लीडरशिप में बच्चे किस माहौल में पढ़ रहे हैं? इससे पहले हमने आपको मेडिकल का पोजीशन बताया, क्या सिचुएशन से मेडिकल गुजर रही है, अभी मैं बच्चे के लिए बता रहा हूं, और ये पैसा भी ले रहे हैं। तो भाई ये क्या कर रहे हैं भाई? और ये दिल्ली से यहाँ आप लोग इसको क्यों मंगाए है? अगर ऐसे ही था, हमारा पोर्ट ब्लेयर से रिटायर हुए कई डॉक्टर है, अगर आप उसको चेयर में बिठाते तो शायद बहुत कुछ वो कर लेते बच्चों के लिए और हेल्थ सेक्टर के लिए। पर ये तो दिल्ली से आके घर का भी रेंट इसका मेरा ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन बेयर कर रहा है, और गाड़ी से अपना एसी से घर से निकलती है, चैम्बर में घुसती है, एसी के अंदर बैठती है, फिर वापस चले जाती है। और इनका वहां में एटीट्यूड भी देखिए, जब आप इससे पर्सनली चैम्बर में मिलने जाते हो तो इनका पीएस बोलती है मैडम बहुत बिजी है, मीटिंग चल रही है, अब बाद में आइए। और ये जब स्ट्राइक हुई थी सेलुलर जेल के सामने आके क्या बोली, 24/7 हम फ्री है, आपको कभी भी इस तरह का शिकायत होगी तो आप आके हमसे मिलिए, बात करिए। अरे वाह, मीडिया और लोगों के सामने तो बहुत अच्छा से आप बोल रही, पर वो चीज अब निभा रही है, क्योंकि जो यस्टरडे
जो ननकौरी का पेशेंट की डेथ हुई थी, मिस्टर मती जी, रात को 10:15 में, इसके लिए अंशुमन रॉय जी ने, जब वहां पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, प्रज्ञा जी को फोन किया 3 से 4 दफा, और उसी दिन शाम में सेक्रेटेरिएट में मीटिंग थी जिसमें प्रज्ञा जी ने बोला था हम 24/7 सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं, पर इन्होंने फोन तक नहीं उठाया। ये है इनका सेवा, ये ऐसा बात कर रही है। बस मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एडमिनिस्ट्रेटर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कि जल्द से जल्द प्रज्ञा मैडम को यहां से सैक किया जाए, उससे निकाला जाए उसका पोस्ट से, और उनकी जगह यहां जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं, आप उनको दीजिए, ताकि आपको जो ये रह रही है घर पे, इनका रेंट भी बचेगा एडमिनिस्ट्रेशन का। जब यहाँ का डॉक्टर रहेंगे तो खुद उनका खुद घर है, वो अपने घर पे रहेंगे, अपना आएंगे जाएंगे, जब भी पॉसिबल होगा वो आके राउंड भी मार देंगे। ये तो राउंड ही तक नहीं मारती है, राउंड को तो छोड़िए, ना डॉक्टर से कभी मिलती है, ना कभी पेशेंट से इंटरेक्ट होती है। तो ये क्या जाने पोर्ट ब्लेयर का, और बड़ा बात करती है दिल्ली में 50 हॉस्पिटल है। 50 हॉस्पिटल है, हमारे जीबी पंत में 550 बेड है। अगर आपका मेडिकल कॉलेज में पोर्ट ब्लेयर में 550 बेड है, तो क्या आप मेडिकल का हर एक गाइडलाइन फॉलो कर रही हो? कितने बेड में कितने डॉक्टर रहना चाहिए, कितना स्टाफ रहना चाहिए, कितना वार्ड बॉय रहना चाहिए, क्या आप फॉलो कर रही हो? जैसा मैंने कहा, क्लीन केस और इन्फेक्टेड केस सर्जिकल यूनिट के लिए जो कि अलग सा रूम रहती है, वार्ड रहती है, क्या वो आप बनाइए इतने साल से आके? आप तो दिल्ली से बिलोंग करती हो, आप तो मेट्रो सिटी से हो, आपने वहां में देखा होगा मेडिकल में क्या क्या सुविधा है। क्या वो चीज को आप अपना दिमाग से यहाँ पे लगाई हो? कभी हेल्थ सेक्रेटरी साहब से या किसी से मिलकर उनको बोली हो इसको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से ऐसा इसमें रहेगा, ठीक होगा? कभी आपने ये चीज बोली है पेशेंट की सुविधा के लिए? कभी नहीं। मैं तो आज आपको कॉलेज तक का बता दिया कि स्टूडेंट किस तकलीफ से पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर रही हो यहाँ में बैठ के? यहाँ का आप पोर्ट ब्लेयर का मजे ले रही हो। ये जो भी बातें अभी राकेश्वर लाल जी ने कही है, ये सारे इतने दिनों, महीनों, हफ्तों या सालों से कही है, ये जो भी असुविधाएं यहाँ के लोगों को हो रही है, जो खासकर जो मरीज वहां जाते हैं उनको हो रही है। और हिंदू राष्ट्र शक्ति एक तरह से देखा जाए तो जीबी पंत अस्पताल के मरीजों के साथ बहुत महीनों सालों से जुड़े हैं, और द्वीपों की जो जनता है इनको या अंशुमन रॉय को जो है अपनी बातें बताती हैं, और समय समय पर इन लोगों ने उनके लिए आवाज भी उठाई है, मगर बदलाव कुछ नजर नहीं आया। ये आक्रोश जो दिख रहा है उसको हम तो बेशक समझ सकते हैं, मगर वहीं हम ये भी कहना चाहेंगे राकेश्वर लाल जी से कि हर इंस्टीट्यूट का अपना एक डेकोरम होता है, और उसी हिसाब से उन लोग जो है अपना काम करते हैं, उनके ट्रांसफर पॉलिसीज होते हैं, और किसको बिठाना है नहीं बिठाना है ये शायद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होगा या तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर होगा। तो यहाँ पर अगर हम कहेंगे कि इनको हटा दो, इनके बदले इनको ला दो, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है। इसके लिए एक सही चैनल के थ्रू आप लोगों को अप्रोच करना होगा, तब शायद ये मुमकिन होगा। देखिए यमीन जी, ये जो पोस्ट है ये हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन फुलफिल करती है, राइट? ओके जी। तो हमारा अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ही प्रज्ञा जी को लेकर के यहाँ बिठाई है, और इनका जो रहता है, जो बोर्ड में बैठते हैं, वो तो ट्रांसफर पॉलिसी के तहत आती है ना, कि चुन कर तो प्रज्ञा जी को नहीं लाया गया होगा ना। मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहती है, जैसा उसमें मेरे ख्याल से एलजी साहब रहते होंगे, हेल्थ सेक्रेटरी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब रहते होंगे, इसके लिए जो इंटरव्यू होती होगी। पर मेरा कहने का अर्थ ये है, जब आप एक डायरेक्टर को वहां में बिठाए हो, और जिनका टेन्यूअर पीरियड में डे 1, मैं लास्ट टाइम भी बोला हूं, उनका डे 1 से लेके आप टिल डेट देख लीजिए, वो कुछ भी फुलफिल नहीं कर पा रही है यहाँ का आइलैंडर्स का बेनिफिट या वेलफेयर के लिए। ये सवाल कई लोगों ने बार बार उठाया है, इस बारे में हम एक इंटरव्यू डेफिनेटली प्रयास करेंगे। प्रज्ञा शर्मा जी जो डायरेक्टर एनिम्स हैं, हम उनसे बात करने के लिए, और उनके इस टेन्योर में उन्होंने क्या क्या किया है उस बारे में भी हम आप जनता के समक्ष वो जानकारी जरूर रखेंगे। मैं आपको बताता हूँ वो क्या क्या की है। सभी लोगों ने, हमारे द्वीपवासियों ने सेलुलर जेल का सामने प्रज्ञा मैडम जी और हमारी डीएचएस की डायरेक्टर जब एंटोनी मैडम जी, सुजन एंटोनी मैडम जी जब आई थी, उस वक्त प्रज्ञा मैडम जी का एक वर्ड था, जब उन्होंने कहा था 50 दिल्ली में हॉस्पिटल है, उसी समय उन्होंने कहा था अपना एंडिंग लाइन में कि जब वो बोली थी हम ये सब रास्ता में खड़ा होकर बात करने की मसला नहीं है,
आप आइए, हमसे मिलिए, हम चैम्बर में बैठ के बात करेंगे। वो साथ में ये बात भी बोली कि मैं अपना हायर अथॉरिटी से पहले परमिशन लूंगी, कब आपसे बात करूंगी। मतलब क्या है? दैट मीन्स आप एक पोर्टफोलियो में हो, डायरेक्टर हो, आपका पास खुद गट्स नहीं है या आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का। आप हायर अथॉरिटी की क्या बात कर रहे हो? आप इसमें आपकी मसला है ना, वो तो आपका मेडिकल कॉलेज का मसला है ना। लोग उस सिलसिले में आपसे बात करना चाहते थे ना, तो आप उनका जवाब दीजिए ना। आप क्यों अपना हायर अथॉरिटी से पूछेगी? फिर अगर वो हाँ बोलेंगे तब आप बात करेगी, ये क्यों? ऐसा कुछ होता है कि आप इतने सारे डिपार्टमेंट है यहाँ में, कभी कोई भी डायरेक्टर बोलता है पहले मैं अपना सेक्रेटरी साहब या हायर अथॉरिटी से पूछूंगा फिर आपका सवाल का जवाब दूंगा? आपने कभी सुना है क्या यमीन जी? सुना हाँ या नहीं? हाँ बिल्कुल, कई सारे ऑफिशियल्स हैं जो मीडिया रिप्रेजेंटेशन के लिए ऑथराइज नहीं होते हैं, तो उनको जो है परमिशन लेना पड़ता है अपने हायर ऑफिशियल से। डेफिनेटली। सी व्हाट यू सेड, मीडिया के लिए। हाँ जी, हाँ जी। मैं मीडिया का बात नहीं कर रहा हूँ, Right. वहां का लोग जो थे वो मिलना चाहते थे। फॉर दैट शी सेड कि मुझे हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी आपसे बात करने के लिए। Right. इसमें मीडिया कहाँ से आ गई? ये तो लोग मिलना चाहते थे, इंटरेक्ट होना चाहते थे। इस बारे में भी हम पूरे विस्तार से प्रज्ञा मैम से बात करने का प्रयास डेफिनेटली करेंगे। अभी मुद्दा यहाँ पर यह है जो अभी राकेश्वर लाल जी ने ये उठाया है कि अस्पताल की क्या व्यवस्था है, वो तो हम सब जान ही गए हैं। वहां पर किस तरीके से मरीजों को देखा जाता है, उनकी क्या क्या परेशानियां हैं, इसके बारे में लगातार हमने, और खासकर व्हाट्सएप कहिए या फेसबुक कहिए, यूट्यूब कहिए, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार आप लोगों के जो इनबॉक्सेस हैं वो फुल होते जा रहे होंगे कि अस्पताल प्रशासन किस तरीके से नाकाम रही है अपनी व्यवस्था को सुधारने में, और इसकी वजह से जो परेशानियां हैं वो यहाँ की जनता जो मरीज बनकर जाती है वहां पे और उनके साथ जो अटेंडेंस जाते हैं उनको झेलनी पड़ती है। तो लोगों का यही कहना है कि आखिर ये कब सुधरेगी। वही ये मसला चल ही रहा था कि अभी राकेश्वर लाल जी ने जो है एनिम्स में पढ़ रहे बच्चों के मामलों को भी सामने जाहिर कर दिया है। उनका कहना है कि वो बच्चे इतनी खस्ता हालत में पड़ते हैं कि उनके पास अच्छी सुविधाएं नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, पंखे और एसी तक नहीं है कमरों में। अगर इनकी बातों में सच्चाई है तो डेफिनेटली हम तो निवेदन करते हैं एनिम्स डायरेक्टर प्रज्ञा मैम से एक बार फिर कि कृपया बच्चों को अच्छे माहौल पर पढ़ाइए, क्योंकि बच्चे अगर अच्छे से पढ़ेंगे तभी वे एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे और तभी वे जो है अपनी अच्छी सेवाएं जो है जनता को दे पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर जरूर गौर किया जाएगा, संज्ञान लिया जाएगा और सुधार भी लाया जाएगा। नवीन जी, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। देखिए वो जो मैं आपको जो लोकेशन बताया वो लोकेशन तो काफी समय से है। क्या कभी प्रज्ञा मैडम जी वो चीज देखी नहीं जाके? क्या हम हर एक चीज आपके द्वारा या और दूसरे न्यूज चैनल के द्वारा उन तक पहुंचाए, फील्ड हो जाके देखीगी क्या? ऐसा होता है? मैं आपको बताता हूं, इतने आवाज उठाने पर जुगीपन में कल मैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शाम के वक्त MICU में विजिट करे। वो भी एक लड़का मुझे फोन किया कि भैया आप थोड़ा आइए MICU रूम। तो जब हम गया अलॉन्ग विद MP साहब, वो लड़का है आपका माया बंदर का, तमिल लड़का है, उनका माँ और बहन है। बहन जो है MICU में एडमिट है। आज को मिला के मेरे ख्याल से 10 या 11 दिन हो गया है MICU में एडमिट है। रीजन क्या है? उसकी बहन प्रेग्नेंट है, 6 महीना हो गया है, उसको MICU में डाल के रखे है। उसकी माँ उसके साथ रहती है। डॉक्टर आते हैं, देखते हैं, जाते हैं। अगर ये डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो कोई डॉक्टर बोलता है कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, कोई बोल रहा है कि बॉडी के अंदर मूवमेंट नहीं है। मेरा बात को अच्छे से सुनिए। और वो उनकी बहन जो है वो बेड से नीचे नहीं खड़ा हो सकती क्योंकि उसका टांग में ताकत नहीं है खड़ा होने का। तो आप मुझे बताइए ना, नियर अबाउट 11 to 12 डेज होने को आ गया है, MICU में एडमिट है, क्या स्टेप लिए इस लोग? आप बताइए। जब कल हमने बात की, MP साहब ने तुरंत डॉक्टर MK साहब को फोन की और उनसे बात की इस सिचुएशन में, और कहा कि इनका जो है फीडबैक मुझे दीजिए कि एक्चुअली इनको प्रॉब्लम क्या है। तो कम से कम मेरा ये कहना है कि एक पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम है, उनके पास में अटेंडर है, आप कम से कम मुंह खोल के सही चीज तो बताइए। एक डॉक्टर बोल रहा है एवरीथिंग इज ओके,
एक बोल रहा है कि इट्स नॉट वेल, तो एक्चुअली अटेंडर करे तो क्या करे? क्या हर एक चीज के लिए हमें या कोई दूसरे को कॉल किया जाएगा क्या मदद के लिए? ये भी बता देता हूँ हमारा आइलैंडर्स को, शी बिलोंग्स फ्रॉम माया बंदर और वो बेड नंबर 2 MICU में एडमिट है। आप भी चाहे तो आप देख सकते हो। जैसे राकेश्वर लाल जी ने बताया, ये एक समस्या नहीं है, ऐसी अनेकों समस्याएं जीबीपन अस्पताल में हो रही हैं और इसी वजह से ये जो इतना बड़ा धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ था विमला जी की मृत्यु के बाद में, ये इन्हीं वजहों से हुआ था। हम उम्मीद करेंगे कि इनमें जल्द से जल्द सुधार आए और हमारी प्रशासन जो है इसको बहुत ही गंभीरता से ले। और जिस मकसद से आज ये इंटरव्यू दिया गया है राकेश्वर लाल जी द्वारा कि एनिम्स के बच्चे किस हालात में पढ़ रहे हैं, एनिम्स कॉलेज में जो कि जीबी पंत अस्पताल से फिलहाल अभी सटा हुआ, वहीं पे इनकी क्लासेस चलती है। उन क्लासेस में जो है डेफिनेटली जो मसले इन्होंने बताए हैं उस पर अगर सुधार होगा तो ये पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ही अच्छा रहेगा। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।